हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी स्काई ड्रामा एक्सप्लेन। आज हम 25-21 के एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई सजेस्ट कि आप इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को भी मेरे चैनल पर चेकआउट कर लें। आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम प्रेजेंट ईयर देखते हैं और वहीं मिंची और उसकी नानी मिस शिम दोनों ही गार्डनिंग कर रहे होते हैं, जिस पर मिस शिम उससे पूछती है कि आखिर वह देर रात तक क्यों जाग रही थी। जिस पर मिंची उनसे कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो जाग रही थी। और वहीं हमें पता होता है कि वो तो अपनी मॉम की डायरी पढ़ने के लिए जाग रही होती हैं। वो दोनों गार्डनिंग कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में मिंची अपनी नानी से पूछती है कि आखिर उनकी वेडिंग रिंग कहाँ पर है, जिस पर वो उसे बताती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाने की वजह से उन्होंने अपना सारा सोना कोरिया को दे दिया था और वहीं उन्होंने अपनी वेडिंग रिंग आज भी संभाल कर रखी है। और वहीं उसे दिखाती है तो वो बहुत ही खुश होती है और उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। तभी उसकी मॉम का मैसेज आता है कि क्या वो हर वक्त अपनी नानी के साथ ही रहेगी अब, जिस पर वो उन्हें वही फ़ोटो क्लिक कर भेजती है उस रिंग को पहने हुए। और वो नाहिडू को ये बताती है कि वो रिंग पहने हुए है। और वहीं नाहिडू ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है कि आज तक उसने जो भी समझा वो झूठ था और उसकी मॉम ने उससे झूठ बोला। वहीं हमें पास के सीन दिखाए जाते हैं जिसमें कि नाहिडू और उसकी मॉम नाहिडू के स्कूल जाती है। और वहीं नाहिडू के स्कूल का आज पहला दिन था और उसकी मॉम उसे ड्रॉप करने जाती है। स्कूल में उसकी मॉम को सभी देखकर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस एंकर होती है और सभी उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। और जिस पर नाहिडू बहुत ही चिढ़ जाती है और वो वहाँ से वॉशरूम का बहाना बनाकर बाहर आ जाती है। नाहिडू जब बाहर आती है तो वो स्टेयर्स पर दो लोगों को बात करता सुनती है जिनका नाम होता है मून एंड चेरी। चेरी मून से कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, जिस पर मून उसे मना कर देता है। चेरी मून से कहती है कि क्या तुम मुझे इसलिए डिनाई कर रहे हो क्योंकि तुम जीसियोन को पसंद करते हो, जिस पर मून कहता है कि वो बस उसकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। और वहीं उनकी ये सब बातें वहाँ से खड़ी नाहिडू सुन रही होती है और उसे ये सब सुनकर बहुत ही मज़ा आ रहा होता है और मून वहाँ से चला जाता है। वहीं नाहिडू को उसकी क्लास की मैम सभी के सामने प्रेजेंट करती है और उसका इंट्रोडक्शन करवाती है और ये भी बताती है कि वो उनके स्कूल की फेंसिंग टीम को ज्वाइन करेगी। जिसके बाद जब क्लास ओवर होती है तो मून नाहिडू के पास आकर पूछता है कि क्या वो फेंसिंग टीम में है, जिस पर नाहिडू कहती है कि हाँ। तो वो उससे कहता है कि क्या तुम कोयूरिन को जानती हो, क्या तुम उसकी दोस्त बन सकती हो। तो वो कहती है कि ऐसा क्यों। मून नाहिडू से कहता है कि वो कोयूरिन को पसंद करता है, जिस पर नाहिडू ये सुनकर बहुत ही जेलस हो जाती है और वो कहती है कि मैं कोयूरिन को तुमसे ज़्यादा पसंद करने लगती है और उसके बारे में बातें करने लगती है। और नाहिडू बहुत ही ज़ोर ज़ोर से स्माइल करने लगती है क्योंकि उसे ये सब कर बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पे कास्ट रिप्रेजेंटेटिव जीसियोंग आ जाती है और वो यही होती है जो कि मून की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड होती है। वो उसे पूरा स्कूल दिखाने जाती है। नाहिडू ने तो पूरा स्कूल पहले से ही देखा होता है, इसलिए वो उसे कैफेटेरिया में ले जाती है। और फिर हम देखते हैं कि फेंसिंग की क्लास स्टार्ट होती है तो सभी स्टूडेंट वहाँ पर आए होते हैं, पर नाहिडू की नज़र तो कोयूरिन को ही ढूंढ रही होती है। और जैसे ही कोयूरिन एंटर करती है तो नाहिडू उसे स्माइल के साथ देखने लगती है। और वहीं उनकी कोच उससे कहती है कि 3 दिन बाद तुम्हारा और कोयूरिन का हम चैलेंज रखेंगे, जिससे हमें नाहिडू के स्ट्रेंथ का भी पता चलेगा कि वो कैसी प्लेयर है। जिस पर कोयूरिन कहती है कि भला मैं एक आर्म फेंसिंग प्लेयर से क्यों कम्पीट करूं, और वैसे भी ये हार जाएगी। नाहिडू की कोच उसे कहती है कि अगर उसने कोयूरिन को हराया तो वो उसे उसके शूज़ वापस कर देंगी और वहीं अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो वो उसके शूज़ रख लेंगी और वो उसी के शूज़ पहने होती है। जिस पर नाहिडू उनसे पूछती है कि आखिर आपने मेरे शूज़ क्यों पहने हैं। तो वो कहती हैं कि मेरे पास ये बहुत अच्छे लगे मुझे और ये बहुत ही अच्छे ब्रांड के थे,
वहीं कोयूरिम अपने शूज़ को देखने लगती है जो कि बहुत पुराने और ओल्ड होते हैं। वहीं प्रैक्टिस के बाद नाहिडो कोयूरिम से बात करने की कोशिश करती है और वो उसके एंकल के बारे में भी पूछती है, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले उसकी एंकल में चोट आ गई थी, जिसकी वजह से इस बार वो नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। तो वो नाहिडो को एक रूडली आंसर देकर कहती है कि आखिर वो क्या चाहती है, वो क्या करना चाहती है, जिस पर नाहिडो उससे कहती है कि वो उसे बहुत ही पसंद करती है और वो उससे इंस्पायर है, उसके जैसा ही बनना चाहती है। जिस पर कोयूरिम उस पर बहुत ही गुस्सा करती है और उसे रूडली आंसर करते हुए कहती है कि तुम कभी भी मेरे जैसी नहीं बन सकती, तुम और मैं बहुत अलग है और तुम बस एक नॉर्मल सी फेंसिंग प्लेयर हो और कुछ भी नहीं। जिसे सुनकर नाहिडो को बहुत ही बुरा लगता है और वो बेचारी समझ भी नहीं पाती कि आखिर कोयूरिम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, उससे इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रही है। वहीं ये जिनका भाई उसके घर के बाहर बैठकर वेट कर रहा होता है, जिसका कि नाम हियुन होता है, और ये जिन उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों बैठा, अंदर क्यों नहीं आया। जिस पर हियुन उससे कहता है कि बहुत सारी बेल्स थी, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाया कि आखिर उसकी रूम की बेल कौन सी है और वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वहीं हमें पता चलता है कि हियुन अपनी आंट के साथ रहता है और मंथली पैसे उसे जियुन देता है। ये जिन उससे कहता है कि जब उसकी कोई अच्छी जॉब लग जाएगी तो वो उसे अपने साथ रख लेगा। ये जिन कोयूरिम की मॉम से मिलने जाता है और वहाँ कोयूरिम की मॉम इस बात से बहुत ही अपसेट होती है कि ये जिन की फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, और इनकी बातों से हमें पता चलता ये जिन और कोयूरिम एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और जो कोयूरिम की फेंसिंग का खर्चा था वो ये जिन की फैमिली ने ही उठाया था, यानी कि उसे स्पॉन्सर किया था। कोयूरिम की मॉम से मिलने के बाद ये जिन कोयूरिम से मिलने जाता है और इन दोनों की इस बॉन्डिंग से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। और कोयूरिम उससे नाराज़ हो रही होती है क्योंकि वो बहुत ही टाइम से उससे मिलने नहीं आया होता है, और इन दोनों को साथ में मिलता हुआ देख नाहिडो उन्हें देख लेती है और वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। और वहीं ये जिन भी बाय बोलकर कोयूरिम को नाहिडो के पास जाता है। नाहिडो ये जिन से कहती है कि वो अब फेंसिंग क्लब ज्वाइन कर रही है और वो नाहिडो के स्कूल में ही है, और वहीं ये जिन उससे कहता है कि ये बात तो उसे सुबह से ही पता है। जिस पर नाहिडो उससे कहती है कि आखिर उसे पता था तो फिर उसने उसे सुबह ही कॉन्ग्रेचुलेट क्यों नहीं किया, और वो उससे नाराज़ हो रही होती है। और वो दोनों साथ में बातें करते करते बस में जाते हैं और बस में एक ही सीट खाली होने की वजह से नाहिडो ये जिन को उस सीट पर बिठा देती है क्योंकि वो उससे बड़ा होता है। और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो नाहिडो उससे बातों ही बातों में पूछती है कि क्या तुम कोयूरिम को डेट कर रहे हो। जिस पर ये जिन उससे कहता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स को ही डेट करना चाहिए और ग्रोन अप को डेट करना चाहिए। वहीं वो उससे बातों बातों में ये कहता है कि लोगों को अपनी उम्र के लोगों से ही डेट करना चाहिए। और वो दोनों बात कर रहे होते हैं और नाहिडो उससे पूछती है कि आखिर कोयूरिम तुम्हारे सामने रो क्यों रही थी। जिस पर ये जिन उससे कहता है कि कोयूरिम आसानी से नहीं रोती है। और तभी नाहिडो को याद आता है कि कैसे ही कुछ वक्त पहले वो ये जिन के सामने जोर जोर से रो रही थी और वो उससे याद कर कर शर्माने लगती है। जिस पर ये जिन उससे कहता है कि तुम्हें इस बात के लिए गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई कि तुम किसी के भी सामने खुले दिल से रो लेती हो। और तभी एक स्पीड ब्रेकर आता है जिससे बस से जोर से ब्रेक लगने की वजह से नाहिडो गिरने ही वाली होती है, पर ये जिन उसका बैग पकड़ कर उसे संभाल लेता है। और वहीं ऐसे हादसे से बचने के लिए ये जिन नाहिडो को अपनी सीट पर बैठा देता है। वहीं नेक्स्ट डे जब नाहिडो कोयूरिम से बात करने की कोशिश करती है और उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है तो कोयूरिम ने उसके और अपने बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी होती है कि उसे पार करना नाहिडो के बस में नहीं होता। और वह अपने पूरे दिन की यही सब बातों को एक स्ट्रेंजर से चैट रूम में शेयर कर रही होती है। वो स्ट्रेंजर से पूछती है कि क्या हम मिल सकते हैं। जिस पर वो स्ट्रेंजर उससे कहता है कि अगर हम मिले तो क्या हमारे बीच कुछ बदल जाएगा। जिस पर स्ट्रेंजर कहता है कि
हाँ, हो सकता है हमने एक दूसरे को और भी ज़्यादा पसंद करने लगे, जिस पर नाहिडो शर्माने लगती है। और वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये जिन भी अपने कंप्यूटर पर किसी से चैट कर रहा होता है। और नेक्स्ट डे नाहिडो भागते भागते एक मैथ अकेडमी में जाती है और वहाँ उसे उसका वॉशरूम यूज़ करना होता है, पर वहाँ के लॉक पर एक पासवर्ड होता है जो कि एक मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद निकलता। बट नाहिदो ने तो अपनी पूरी लाइफ में फेंसिंग के अलावा और कुछ भी नहीं किया होता है। पर तभी उसे पीछे से यीजिन की आवाज़ आती है और यीजिन उसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है और वो उस पासवर्ड को वहाँ पर लॉक पर डालती है और वो ये वॉशरूम यूज़ कर पाती है। वहीं उसे पता चलता है कि आज यीजिन का इंटरव्यू है और वो इंटरव्यू देने जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोयोरिम और नाहिडो की फेंसिंग कंपटीशन हो रहा होता है और वो एक दूसरे के साथ compete कर रहे होते हैं। वहीं नाहिडो एक पॉइंट से जीत जाती है, जिसे एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब नाहिडो और कोयोरिम छोटे थे तब एक बार उनके एक दूसरे के सामने compete किया था और वहीं नाहिडो जीत जाती है। तभी से कोयोरिम नाहिडो को पसंद नहीं करती और उसे यही डर लगा रहता है कि एक ना एक दिन नाहिडो उसकी जगह ज़रूर लेने की कोशिश करेगी। वहीं कोच मैम नाहिडो की बहुत ही तारीफ़ करती है और उसे कहती है कि वो ये मैच इसलिए जीत पाई क्योंकि उसे कोयोरिम के सारे मूव्स पहले से ही पता थे। और वहीं कोच मैम कहती हैं कि कोयोरिम तुम इसलिए हार गई क्योंकि तुम्हें नाहिडो के एक भी मूव पता नहीं थे, और उन दोनों को सलाह देती है कि तुम्हें कुछ वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहिए ताकि कोयोरिम तुम भी नाहिडो के मूव्स को पता कर पाओ, और अगर तुम्हें हर मैच जीतना है तो तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर से भी पता करना होता है कि आखिर वो कौन सा मूव कर सकता है। और वहीं जब क्लास के बाद नाहिडो कोयोरिम से मिलने जाती है तो कोयोरिम उससे पूछती है कि आखिर वो उसे इतना पसंद क्यों करती है, जिस पर नाहिडो उसे कहती है कि वो इसलिए उसे पसंद करती है क्योंकि उसे उसके फेंसिंग करने का स्टाइल बहुत पसंद है, वो बहुत ही ग्रेसफुली फेंसिंग करती है। तभी कोयोरिम उसे झुठलाते हुए कहती है कि वो उसे सिर्फ इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो जानती है कि वो उसकी तरह कभी भी नहीं बन पाएगी। कोयोरिम की ये बात को सुनकर नाहिडो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि तुम ये मैच इसलिए हार गई क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान अपनी एंकल पर था, और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जब ये जिन इंटरव्यू देने जाता है तो वो एक होटल क्लीनर का इंटरव्यू होता है और वो उसके लिए ओवर क्वालिफाइड होता है, जिस पर उसे ये जॉब नहीं मिलती। रिजेक्शन से ये जिन बहुत ही टेंस हो जाता है और वो जब अपने घर जाता है तो उसके मकान मालकिन की बेटी जी सियोंग उसे बताती है कि उसे ढूंढते हुए दो लोग उसके घर पर आए थे और वो बहुत ही ज़ोर से गेट बजा रहे होते हैं, जिसे सुनकर यीजिन शॉक हो जाता है। वो उससे कहता है कि अगली बार ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। अगले दिन जी सियोंग और मून स्कूल में मिलते हैं। वहीं वो दोनों अपनी मॉम के ऑब्सेशन को डिस्कस करते हुए चिप्स खा रहे होते हैं। तभी लास्ट चिप्स बचती है और वो दोनों स्टोन पेपर सीजर से ही डिसाइड करते हैं कि वो लास्ट चिप्स कौन खाएगा, और जी योंग जीत जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि वो उसे चिढ़ा चिढ़ा कर अब उसकी चिप्स खा रही होती है। वहीं मून फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है अपनी स्केटबोर्ड पर, और वहीं वो अचानक से कोयोरिम को आता देखता है, जिसकी वजह से वो अपना ध्यान भटक जाता है और वहीं वो उससे सॉरी बोलता है। और हमें पता होता है कि वो कोयोरिम को पसंद करता है, तो वो उसका हाथ पकड़कर उससे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि वो एक बहुत ही अच्छी प्लेयर है और उसे उसकी फेंसिंग बहुत पसंद है, और उसका ये स्टाइल देखकर कोयोरिम भी बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोच में नाहिडो को अपने पास बुलाती है और उसकी फेंसिंग की तारीफ़ कर रही होती है, जिस पर नाहिडो उनसे कहती है कि वो ये मैच इसलिए जीत पाई क्योंकि कोयोरिम की सारी मूव्स को वो पहले से ही जानती थी, जिस पर कोच मैम उससे गुस्सा होती है और कहती है कि आखिर वो अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करती है। वो बहुत अच्छे से जानती थी उसके मूव्स क्योंकि उसने उसे फॉलो किया था, और वो उससे कहती है कि अगर आगे से वो उसे अंडर एस्टिमेट करेगी, अपनी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करेगी, तो वो उससे फेंसिंग क्लब से बाहर निकाल देंगी। और वहीं वो कहती है कि कोयोरिम से आज तक कोई भी नहीं जीत पाया, और वो इससे इसीलिए जीत पाई क्योंकि उसमें एक काबिलियत है जो कि कोयोरिम में नहीं है, और वो है उसकी स्ट्रेंथ।
और अपनी इतनी तारीफ़ सुनकर वो ब्लश करने लगती है और बहुत ही खुश हो जाती है और कोच मैम की सारी बातों में हाँ हाँ करती रहती है। कोच मैम उसे एक फ़ाइल देती है जो कि उसे म्यूज़िक रूम ले जानी होती है और जब वो उस फाइल को नाहिडू जैसे ही म्यूज़िक रूम में जाती है तो उसे वहाँ पर जी सियोंग दिखती है और वो जी सियोंग को देखकर उससे कहती है कि वो पहली बार इस म्यूज़िक रूम में आई है और नाहिडू उससे कहती है कि क्या वो यहाँ पर रुक सकती है, जिस पर जी सियोंग उसे कहती है कि हाँ वो यहाँ पर रुक सकती है और वो वहाँ पर रखी टेप्स को चेक करने लगती है जिसमें से एक टेप उसे यीजिन की मिलती है और वो सोच में पड़ जाती है कि क्या वो यही यीजिन है जिसे वो जानती है और उसे चेक करने के लिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसकी टैप रिकॉर्डिंग को सुनेंगे और वहीं जब वो उसे प्ले करते हैं तो यीजिन की आवाज़ सुनकर नाहिडू सब पहचान जाती है कि ये वही यीजिन है जिसे वो जानती है और वहीं हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है का होता है जब यीजिन एक बहुत ही चीयरफुल एंड हैप्पी लड़का होता है और वो हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता है और उसी की खुशी में उसके डैड उसे एक कार गिफ्ट करते हैं और वहीं शाम को उसे पता चलता है कि उसके पापा का जो बिज़नेस है वो साउथ कोरिया में क्राइसिस आ जाने की वजह से ठप पड़ गया है और उसकी वजह से उसकी फैमिली अब और पे नहीं कर पाएगी और उन पे बहुत सारा कर्जा हो जाता है और यीजिन के डैड उसकी मॉम को डिवोर्स दे देते हैं ताकि लोन वाले उसकी मॉम को और उसकी फैमिली को परेशान ना करें और वहीं यीजिन के डैड के पास उसकी फ़ीस भरने के भी पैसे नहीं होते हैं जिस पर यीजिन के डैड उसे 2 साल के लिए मिलिट्री सर्विस के लिए भेज देते हैं ताकि वो अपनी मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट कर पाए और कोई भी लोन वाले उसे परेशान न करे। पर हमें पता चलता है कि यीजिन जब वहाँ पर जाता है तो थोड़े टाइम बाद ही उसकी सर्विस को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि उसके डैड को ऑफिशियली बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया जाता है जिसकी वजह से उसे वापस घर भेजा जाता है क्योंकि उसकी फैमिली को उसकी बहुत ज़रूरत होती है। वहीं नेक्स्ट सीन में नाहिदो उसी बुक स्टोर में जाती है जहाँ पर यीजिन काम कर रहा होता है और वहाँ के ऑनर से पूछती है कि आखिर यीजिन आज क्यों नहीं आया, जिस पर वहाँ का ऑनर उसे बताता है कि आज यीजिन ने हाफ डे की लीव ली है और वो उसे एक पेपर देते हैं जो कि उसे यीजिन को देना होता है और वो साथ ही उसे घर का एड्रेस भी देते हैं और हिंदू यीजिन के घर जाती है और उसे वहाँ बाहर खड़ा देखती है और साथ ही 2 लोग उस पर चिल्ला रहे होते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि यीजिन के डैड को उनका बहुत सारा पैसा चुकाना है और यीजिन के डैड पैसे चुकाने की बजाय उनसे छुपते फिर रहे हैं और यीजिन को देखकर वो उस पर बहुत चिल्लाने लगते हैं और उससे उसके डैड के बारे में पूछते हैं जिस पर यीजिन उससे कहता है कि वो भी नहीं जानता कि आखिर उसके डैड कहाँ है और उनसे प्रॉमिस करता है कि बहुत जल्दी उसकी जॉब लग जाएगी तो वो उनके सारे पैसे चुका देगा, जिस पर वो उनमें से एक पर्सन यीजिन को पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारे डैड की वजह से मैं अपने बच्चों के कॉलेज की फ़ीस भी नहीं भर पा रहा हूँ और हमें इतनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। उनकी बातों को सुनकर यीजिन भी बहुत अपसेट फील करता है और वो उनसे कहता है कि मैं आपसे कुछ हेल्प तो नहीं कर सकता पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगा और अगर मैं कभी खुश हुआ भी तो मैं आप लोगों के दुख को याद करूँगा जो कि आप लोगों को मेरे डैड की वजह से मिला। और यीजिन को 2-4 और कड़वी बातें सुनाने के बाद वो दोनों ही पर्सन वहाँ से चले जाते हैं और तभी यीजिन नाहिडू को वहाँ पर देखता है। यीजिन और नाहिडू दोनों ही एक दूसरे की तरफ नम आंसुओं से देख रहे होते हैं और वहीं नाहिडू उससे कहती है कि वो उसे बुक के पैसे देने आई है। तभी यीजिन उससे कहता है कि क्या वो पैसे के अलावा उसे कुछ और दे सकती है क्योंकि अभी उसे पैसों से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करनी। तभी नाहिडू उसे एक आइस कैंडी खिलाने के लिए ले जाती है और वहीं वो उसे वो पेपर भी देती है जो कि बुक शॉप के ऑनर ने उसे दिया होता है यीजिन को देने के लिए, जिसे देख यीजिन उससे कहता है कि वो उस पेपर को डस्टबिन में डाल दे उसके लिए और नाहिडू उसकी बात को अनसुना कर उस पेपर को अपने पॉकेट में रख लेती है और वो यीजिन से पूछती है कि आखिर उसने उस पेपर में उसके ड्रीम के बारे में क्यों नहीं लिखा अब तक, जिस पर यीजिन उससे कहता है कि उसके ड्रीम में क्या है क्या नहीं इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, वो कितने भी सपने देख ले पर वो उन्हें पूरा तो नहीं कर सकता ना।
वही जिन नाहिडू से उसके सपने के बारे में पूछता है, जिस पर नाहिडू से कहती है कि वो कोयोरिम की राइवल बनना चाहती है। और वहीं जिन उसे अपने सपने के बारे में बताता है, वो उससे कहता है कि वो भी एक सपना देखा करता था कि उसे नासा में साइंटिस्ट बनना है। जिस पर नाहिडू उससे कहती है कि वो तो बिल्कुल वैसे ही बात कर रहा है जैसे कि वो उस टैप में बात कर रहा था जो कि उसने सुनी थी। और ये बात सुनकर यूजिन शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे कैसे पता कि वो अपने स्कूल में कैसे बात करता था और उसने वो टैप कैसे सुनी। जिस पर नाहिडू उसे एक्सप्लेन करती है कि सुबह जब वो म्यूज़िक रूम में गई थी तो वहाँ उसे उसकी टेप मिली और वहीं पर उसने उस लड़के के बारे में सुना। और वो कहती है कि वो लड़का तुमसे बहुत ही अलग था क्योंकि वो बहुत ही खुश रहा करता था, इन्जॉय करता था अपनी लाइफ को और अपनी ज़िंदगी को एक होप के साथ जीता था। पर वहीं तुमने तो अपनी सारी ज़िंदगी को होपलेस बना दिया है, सपने देखना भी छोड़ दिया है। नाहिडू की ये बात सुनने के बाद यूजिन को ये एहसास होता है कि जब वो 18 ईयर्स का था तो वो भी बिल्कुल नाहिडू की तरह ही था। और वो नाहिडू को ये बात शेयर करता है और नाहिडू उसे अपने साथ एक प्ले ग्राउंड में ले जाती है और वहाँ पर लगे एक टैप को वो उल्टा कर देती है और उस नल में से फाउंटेन की तरह पानी बाहर आने लगता है, जिसे देखकर नाहिडू इतनी छोटी सी बात से बहुत ही उछल कूद कर खुश होने लगती है। जिसे देख ये जिन वहाँ के सारे नल को उल्टा कर उन्हें ऑन कर देता है और ये देखकर नाहिडू की खुशी डबल ट्रिपल हो जाती है और वो दोनों वहाँ पर पानी के शोर शराबा सुन जल्दी ही वॉचमैन वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को मस्ती करता देख वो उन्हें चिल्लाने लगता है और उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। इन दोनों की इसी मस्ती के साथ नाहिडू यूजिन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने उन दोनों पर्सन से प्रॉमिस किया है कि तुम अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रहोगे, पर तुम मेरे सामने खुश रह सकते हो और मैं ये बात सीक्रेट रखूँगी और किसी को भी नहीं बताऊँगी, चाहे भले ही वो खुशी टेम्परेरी क्यों ना हो, पर तुम इस तरह मेरे साथ खुश रह सकते हो। नाहिडू की ये बात को सुनकर ये जिन स्माइल करने लगता है और उसकी इसी स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। हेलो गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और के ड्रामा की नोटिफिकेशन के लिए हमेशा मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू।